इतिहास में आपने बड़े बड़े योद्धाओं की कहानियां सुनी होंगी, उनकी जीत की, उनकी हार की। पर क्या कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिसने अपनी मौत की कहानी खुद लिखवाई हो? जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने मौत को गले तो लगाया, पर अपनी शर्तों पर, अपनी ही लिखवाई हुई पटकथा के अनुसार। तो ये जो पंक्तियां हैं ना, कलो भलो रजपूत कहितो, ये किसी जंग के बाद लिखी गई तारीफ नहीं है। नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसे मृत्यु गीत का हिस्सा जो एक ऐसे इंसान के लिए लिखा गया जो उस वक्त जिंदा था, पूरी तरह से स्वस्थ। तो चलिए बात करते हैं मृत्यु से पहले लिखे गए इस गीत की। कहानी की शुरुआत होती है कल्ला रामलोथ राठौड़ के एक कह सकते हैं एक बहुत ही अजीब अनुरोध से। एक ऐसी फरमाइश जिसने उस दौर के बड़े बड़े कवियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। सोचिए जरा, कोई योद्धा जो अपनी ताकत के शिखर पर हो, वो कवियों से अपनी मौत का गीत लिखने को क्यों कहेगा, वो भी तब जब वो जिंदा हो? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। और इसका जवाब जानने के लिए हमें सम्मान, स्वाभिमान और किस्मत के एक बड़े ही अनोखे सफर पर चलना होगा। अब इस बात को समझने के लिए पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, मरसिया। मरसिया क्या होता है? ये एक तरह का वीर रस से भरा शोक गीत है। मतलब जब कोई योद्धा जंग में बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाता था, तो उसकी याद में, उसकी तारीफ में ये कविता लिखी जाती थी। यहां सबसे जरूरी बात क्या है कि ये हमेशा मृत्यु के बाद लिखा जाता था। लेकिन कल्ला राठौड़ की कहानी में यही लेकिन तो सबसे बड़ा मोड़ है। तो देखिए हुआ क्या। कल्ला ने सिर्फ कवियों से अपना मरसिया लिखने को नहीं कहा, उन्होंने एक वचन भी दिया। एक ऐसा वचन जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने कहा, आप अपनी कविताओं में मेरी वीरता का जैसा बखान करेंगे, मैं ठीक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह लड़ूंगा और मरूंगा। मतलब ये कविताएं सिर्फ गीत नहीं थीं, ये उनकी मौत की स्क्रिप्ट थीं, एक स्क्रीन प्ले। सम्राट के दरबार में अवज्ञा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? कोई अपनी मौत को लेकर इतना पक्का कैसे हो सकता है? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे सम्राट अकबर के दरबार में। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर और दूसरी तरफ पूरा दरबार जिसमें बैठे राजा महाराजा। अकबर ने अपने बेटे सलीम के लिए बूंदी की राजकुमारी का हाथ मांग लिया। अब ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना मतलब सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना था। उस भरे दरबार में जहां बड़े बड़े राजा डर के मारे नजरें तक नहीं उठा पा रहे थे, सबने अपनी आंखें झुका रखी थीं। बस एक शख्स था जो सीधा सम्राट की आंखों में देख रहा था, और वो कोई और नहीं, कल्ला राठौड़ थे। और फिर कल्ला ने वो किया जिसकी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने भरे दरबार में खड़े होकर कहा, राजकुमारी की सगाई पहले ही हो चुकी है मेरे साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने शहंशाह अकबर के सामने अपनी मूंछों पर ताव दिया। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये खुलेआम बगावत थी। अब बात आती है सिद्धांत की कीमत की। देखिए, शहंशाह के सामने इस तरह की जुर्रत करने का मतलब था कि अब अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। एक राजकुमारी का सम्मान तो बच गया, पर कल्ला राठौड़ ने अपने लिए कांटों भरा एक रास्ता चुन लिया था। और इसके बाद तो बस चीजें बहुत तेजी से बदली। कल्ला ने अपना वचन निभाया और बूंदी की राजकुमारी से शादी कर ली। जाहिर है, इससे अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सजा के तौर पर उन्हें लाहौर भेजा गया, लेकिन कल्ला का स्वाभिमान तो वहां भी उनके साथ था। एक मुगल अफसर से झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ी कि उसकी हत्या हो गई। बस इसके बाद उन्हें बागी घोषित कर दिया गया और वो वापस अपने किले सिवाना लौट आए। अब लड़ाई तो होनी ही थी। और आखिरकार वो टकराव सिवाना के किले तक पहुंच ही गया। अकबर ने ठान लिया था कि अपने स्वाभिमानी सामंत को सबक सिखाना ही होगा, और इस तरह शुरू हुआ सिवाना का घेरा। लेकिन देखिए, सम्राट का क्रूर आदेश क्या था। इस जंग को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए अकबर ने एक बहुत ही क्रूर चाल चली। उसने सिवाना पर हमला करने के लिए किसी और को नहीं, बल्कि कल्ला के अपने ही चाचा जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। मतलब भतीजे के खिलाफ चाचा को ही खड़ा कर दिया। तो अब सिवाना की लड़ाई में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थे कल्ला राठौड़ और उनके गिनती के कुछ वफादार राजपूत, और दूसरी तरफ मुगल और जोधपुर की एक बहुत बड़ी सेना, जिसका सेनापति कौन था? कल्ला का अपना चाचा।
ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरफा लग रही थी। और जैसे ही पुरुषों ने अपने आखिरी हमले की तैयारी की, जब यह साफ हो गया कि अब जीतना नामुमकिन है, तो सिवाना की महिलाओं ने जौहर की रस्म में सम्मान की ज्वाला को गले लगा लिया। ये वो पल था जब यह तय हो गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो योद्धा जिसने अपना वचन निभाया, और यहीं इसी मोड़ पर कहानी घूमकर वापस वही आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, उस वचन पर, उस मरसिया पर। तो सोचिए, जब कल्ला राठौड़ आखिरी बार घोड़े पर सवार हुए तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा? जंग की रणनीति? नहीं, उनके जहन में तो कवियों की लिखी वो कविताएं गूंज रही थीं। वो सिर्फ लड़ने नहीं जा रहे थे, वो तो अपनी मौत की उस कहानी को जीने जा रहे थे जो उन्होंने खुद लिखवाई थी। अदुर्सा आड़ा के छिंद कहते हैं कि जैसे ही उसका सिर गिरा, वो डगमगाया नहीं, क्रोध से उसने अपनी कटार निकाली और प्रहार किया। लोक कथाओं के मुताबिक उन्होंने अपना वचन निभाया। कहा जाता है कि जंग में जब उनका सिर कट गया, तब भी उनका धड़, जिसे कबंद कहते हैं, वो लड़ता रहा। बिना सिर के वो दुश्मनों पर वार करते रहे, ठीक वैसे ही जैसा उनकी कविता में लिखा गया था। तो कल्ला राठौर की विरासत क्या है? सबसे पहले तो ये कि वो ठीक उसी बहादुरी से लड़े जिसका जिक्र उनके जीवित रहते लिखे गए मरसिया में था। कहते हैं कि उनका सिर रहित धड़ तब तक लड़ता रहा जब तक वो अपनी हाड़ी रानी के सामने जाकर नहीं गिरा। उनकी रानी ने भी सती होकर मृत्यु में उनका साथ दिया, और यही वजह है कि आज भी मारवाड़ में उन्हें एक लोक देवता यानी अटूट सम्मान का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि नियति क्या है? क्या ये वो है जो हमारे लिए पहले से लिखी जा चुकी है, या फिर ये वो है जिसे हम खुद लिखने की हिम्मत करते हैं? कल्ला राठौड़ की कहानी सुनकर तो लगता है कि शायद इंसान अपनी किस्मत खुद लिखने का हौसला भी रखता है।